दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। दोस्तों ये किया है 12 अगस्त 1765 को, याद रखिएगा। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की, 12 अगस्त 1765। अगर बात करेंगे दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की, 12 अगस्त 1765 को। दोस्तों चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों किसे कहा जाता है, तो क्रिस्टो दास पाल को। याद रखिएगा कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, क्रिस्टो दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। अगर बात करेंगे कि 1861 में क्रिस्टो दास पाल ने हिंदू पेट्रियार्क के संपादक बने थे। कब बने थे, 1861 में हिंदू पेट्रियार्क के संपादक बने थे क्रिस्टो दास पाल, यानी 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं 3 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, तो सबसे पहले विलय किया गया था दोस्तों सतारा का। कब किया गया था, 1848 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का एक नीति था जिसको बोलते हैं हड़प नीति, इसको इंग्लिश में बोलते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सबसे पहले कि सतारा को हड़पा गया था कब, 1848 में। याद रखिएगा झांसी को दोस्तों कब हड़पा गया था, 1853 को। याद रखिएगा दोस्तों अवध को 1856 में। अगर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, सतारा को 1848, अवध को 1856, झांसी को 1853 में। दोस्तों अगर बात करें नागपुर को 1854 में किया गया था, यानी कि हड़पा गया था दोस्तों किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा हड़प की नीति किसकी है, तो लॉर्ड डलहौजी का है। अगर बात करें दोस्तों की 16 अप्रैल 1853 को सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सतारा को सबसे हड़पा गया था कब, 1848 में। दोस्तों अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है। दोस्तों याद रखिएगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग लिखे हैं। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आपके सामने 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने दोस्तों कि किस आंदोलन के पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो किस आंदोलन से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला है। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। बात करें दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन समाप्त क्यों हुआ था, क्योंकि गोरखपुर में चौरा चौरी घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें करीब 22 लोग मारे गए थे। इससे गांधी जी नाराज होकर असहयोग आंदोलन को 1922 में ही समाप्त कर दिए थे। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों जिसको डांडी यात्रा बोलते हैं। दोस्तों डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा, यानी 24 दिन तक यात्रा चला था जिसमें नमक कानून का विरोध किया गया। दोस्तों ठीक है, 385 किलोमीटर चलकर इस यात्रा का, इस नमक कानून का विरोध किया गया। दोस्तों किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस आंदोलन से पूर्व, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला है। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 6 नंबर सवाल कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहां हुआ। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर से हुआ है। कहां से हुआ है, मणिपुर, यानी कि जिया तरंग आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है कहां से हुआ, मणिपुर। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। दोस्तों ठीक है, याद रखिएगा। 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का जो स्थापना किया गया था, ये कहाँ किया गया था, ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। दोस्तों ठीक है, कहाँ किया गया था, मुजफ्फरपुर में। यानी कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में, तो मुजफ्फरपुर के जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। 1872 में मुजफ्फरपुर में किया गया था। याद रखिए दोस्तों कि 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो इमाद अली खान ने किए थे। किसने किए थे, इमाद अली खान। दोस्तों याद रखिएगा, इमाद अली खान ने, ठीक है, 1872 में मुजफ्फरपुर में किसका स्थापना किए थे, याद रखिएगा, तो साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किए थे। दोस्तों ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो पटना युवक संघ का स्थापना हुआ था दोस्तों 1927 में हुआ था, याद रखिएगा। 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि 1913 में किसका स्थापना हुआ था, तो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में, जिसने लाला हरदयाल ने किए थे। और गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कि लखनऊ में, याद रखिए दोस्तों कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था, जो महात्मा गांधी किए थे, ठीक है दोस्तों। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा 1916 में ही किया गया था, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, जो मालाबार के केरल में हुआ था दोस्तों, ठीक है, मालाबार के केरल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ठीक है। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो सरहिंद का युद्ध बाद में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, सरहिंद का दोस्तों युद्ध जो लड़ा गया था वो बाद में लड़ा गया। सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध, देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो 1531 में लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले देवरा का युद्ध 1531 में हुमायूं ने अफगानों को हराया था, यानी अफगान और हुमायूं के बीच हुआ था, तो हुमायूं ने अफगानों को हरा दिया था दोस्तों देवरा के युद्ध में, जो 1531 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, कब हुआ था, ये 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है, किसके बीच, तो ये हुआ था दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, जिसको कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, ये 1540 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, कन्नौज के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, ठीक है। देखिए कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, तो शेरशाह ने इसमें भी हुमायूं को हरा दिया था कन्नौज के युद्ध में। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, सरहिंद का युद्ध हुआ था बाद में, सबसे बाद में हुआ था सरहिंद का युद्ध, कब हुआ था, 1555 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, 1555 में किसका युद्ध हुआ था, तो सरहिंद का युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था, तो देखिए सरहिंद के युद्ध में जो हुआ था दोस्तों कि इस युद्ध से हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना किया था, ठीक है, सरहिंद के युद्ध से ही, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मेन रूप से हुमायूं का अगर शासनकाल देखेंगे तो 1530 से लेकर 1540 तक था, ठीक, कब से कब तक था, तो 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं का शासनकाल है। हुमायूं किसका बेटा था दोस्तों, तो हुमायूं था दोस्तों, याद रखिएगा, बाबर का। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो हुमायूं नामा लिखे थे गुलबदन बेगम ने, ठीक है। हुमायूं की एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, वो अकबर के कहने पर लिखा था दोस्तों, ठीक है, गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूं नाम लिखा था, हुमायूं नामा, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 10 नंबर सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने कि आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। किसने किए थे, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किए थे। अगर बात करें दोस्तों कि गुरु अर्जुन देव ये सिख गुरु के 5वें गुरु थे, क्या गुरु थे, 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव कहते किसने करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल पूछता है कि किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव कहते करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों ये सिख गुरु के 10वें गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। सिख गुरु के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक थे, जिनका जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है, 1469 के तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। तो सिख गुरु के प्रथम गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। सिख गुरु के प्रथम गुरु गुरु नानक थे, जिनका जन्म 1469 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु के 10वें गुरु थे, क्या गुरु थे, 10वें गुरु, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में, ठीक है, 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने ही किए थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 11 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 11 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धौलावीरा से हुआ। कहाँ से हुआ है, धौलावीरा कहाँ है दोस्तों, तो धौलावीरा गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा, धौलावीरा गुजरात में दोस्तों। अगर बात करेंगे कि लोथल कहाँ है दोस्तों, तो लोथल भी दोस्तों कहाँ है, लोथल भी दोस्तों गुजरात में ही है, ठीक है। धौलावीरा लोथल दोनों कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है। लोथल दोस्तों याद रखिएगा, लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे से, कौन सी नदी, भोगवा नदी किनारे से लोथल। अगर बात करेंगे लोथल क्या है दोस्तों, बंदरगाह है,
सबसे बड़ा गोदी वाला का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, ये कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कालीबंगा कहाँ से थे? राजस्थान में। कालीबंगा किस नदी किनारे से थे? घाघर नदी दोस्तों, याद रखिएगा। कालीबंगा जो है घाघर नदी किनारे स्थित है, तो कालीबंगा राजस्थान है। ठीक है, कालीबंगा से ही जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। चूड़ी का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिला है। ठीक है, तो किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से दोस्तों। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 12 नंबर सवाल कहा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विसेंट स्मिथ ने कहा है। ठीक है, विसेंट स्मिथ ने क्या कहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, हरीश सेन का प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा कि हरीश सेन में प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था 1784 में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किए थे? विलियम जोन्स ने किए थे, 1784 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत को नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक है दोस्तों। कौन सा वंश? गुप्त वंश का शासक है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मेन रूप से गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। 13 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? यानी कि क्या कह रहा है? सत्य नहीं है। सबसे पहला है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है दोस्तों, ये सही है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था दोस्तों, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाते थे दोस्तों, नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है? असत्य है दोस्तों, गलत है। यानी बौद्ध धर्म में संघ के सदस्य जो है राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी को व्यक्तियों को प्रदान नहीं की जाती दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलो 12 जानेंगे दोस्तों कि बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पड़ता है दोस्तों? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था दोस्तों राहुल। वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे और 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है दोस्तों, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनका जब मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, तो मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, थोड़ा ज्यादा डिस्कशन हो गया दोस्तों। 4 नंबर सवाल है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निर्णय से कब हुई दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में हुआ था दोस्तों। अगर बात करेंगे संविधान लागू कब हुआ दोस्तों, तो संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके 2 दिन के बाद संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 15 नंबर सवाल कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है दोस्तों? ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, 131 सीटें, याद रखिएगा। लोकसभा में कितनी सीटें? तो 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना साल का होता है दोस्तों? तो 5 साल का होता है, याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होता है दोस्तों? तो 25 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखिएगा, 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 16 नंबर सवाल आपको सामने कह रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ठीक है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष, यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध, ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दोस्तों, ये क्या था? ये पंचशील सिद्धांत था दोस्तों, ठीक है, एक पंचशील का सिद्धांत था दोस्तों, ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान दोस्तों था। नाभिकीय निवारण दोस्तों ये नहीं था, याद रखिएगा। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ये भी था दोस्तों। सबसे पहले समझिएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था दोस्तों, ठीक है। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है, सॉरी दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच, जिसमें जो है ये नाभिकीय निवारण जो है दोस्तों, ये पंचशील का सिद्धांत नहीं था दोस्तों, ठीक है, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर सवाल दोस्तों देखिएगा, ठीक है। 18 सवाल क्या कर आपके सामने? 18 है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी जो थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों आपके सामने 19 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 19 है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 से मिला है दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि संसद सदस्यों की निहरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, कौन लेता है दोस्तों? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है, ठीक है, यानी संसद सदस्यों की निहरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने, 21 नंबर सवाल। 21 है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों, कहाँ किया गया है? 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओस्लो में किया गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या था दोस्तों? नॉर्वे की राजधानी होता है दोस्तों ओस्लो, ठीक है, याद रखिएगा। आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन, याद रखिएगा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 22 नंबर सवाल कि भारतीय मानक समय की यमयोतर नहीं गुजरती है दोस्तों, तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से गुजरती है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से गुजरती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, एक उड़ीसा, एक दोस्तों मध्य प्रदेश। यानी भारतीय मानक समय जो रेखा है ये टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा हो गया? एक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दोस्तों एक उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला देते दोस्तों, ऑप्शन है 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये सबसे ज्यादा जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये जो चारों राज्य है, ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन करता है तो अरुणाचल प्रदेश करता है दोस्तों, ठीक है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए म्यांमार की राजधानी क्या होता है दोस्तों? नेपिताओ म्यांमार की राजधानी होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ए हो जाएगा, अनायमुड़ी, ठीक है। अनायमुड़ी जो दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर, 2695 मीटर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि 2695 मीटर ये अनायमुड़ी की ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए। गुरु शिखर दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर। ये गुरु शिखर जो दोस्तों ये आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर दोस्तों,
ठीक है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर हिमालय पर्वत की ऊंचाई है, याद रखिएगा। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत 8,848 मीटर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 25 नंबर। 25 है आपके सामने कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अलकनंदा से संबंधित है। ठीक है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों, याद रखिएगा। यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली जो मेन रूप से दोस्तों किसने किनारे से थे? यमुना नदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल। 26 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भालकुंड। ठीक है, भालकुंड जो है, भालकुंड जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी दोस्तों ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा 27 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, 27 नंबर सवाल देखिएगा क्या है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागर परियोजना से जलप्रपात प्राप्त करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, ये जो तीनों राज्य दोस्तों यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये भाखड़ा नागर परियोजना से जल प्राप्त करता है दोस्तों। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागर परियोजना दोस्तों सतलज नदी पर। कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए तो आपके सामने 28 नंबर सवाल 28 है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लाइबरलाइजेशन शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ है? तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ है। ठीक है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है। 28 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एक्सचेंज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्राइसिल, ये 1 हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों कि 29 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 3, सॉरी दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तो 3, 2, 1 दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 3 दोस्तों 3, ठीक है 3, 2 ये 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 30 नंबर सवाल देखिएगा। 30 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोस्वामी समिति दोस्तों, औद्योगिक रुग्णता की समस्या दोस्तों ये आपका सही है। ठीक है, जानकी रमन समिति दोस्तों, शेयर घोटालों की जांच पड़ताल करना ये भी सही है दोस्तों। मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार दोस्तों ये भी सही है। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों कि तारपोर समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर डी, तारपोर समिति जो है बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि भारत में तृतीय क्षेत्र, ठीक है, में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी कि 31 का अगर बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले तो व्यापार एवं परिवहन दोस्तों ये क्या है आपका? ये दोस्तों सही है। ठीक है, व्यापार एवं परिवहन क्या है दोस्तों? सही है। परिवर्तन एवं संचार बैंक की बीमा दोस्तों ये भी आपका सही है। वानिकी और मत्स्यिकी दोस्तों ये गलत है, यानी कि पूछ क्या रहा है कि सम्मिलित दोस्तों नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है दोस्तों ये 3 जो है आपका कथन ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे दे रहा है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी केवल 3 दोस्तों क्या है? सही है, यानी कि एक सॉरी दोस्तों ये सही है, 1, 2 सही, 2 सही है, 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 केवल क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 32 नंबर सवाल। 32 है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर राज्यीय व्यापार का नियमन। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 33 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खदानों का निर्यात। याद रखिएगा कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खदानों का निर्यात जो नहीं है बल्कि खदानों का वितरण दोस्तों है, खदानों की खरीद भी है दोस्तों, खदानों की बफर स्टॉक का रखरखाव ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है दोस्तों। ठीक है, यानी याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय SCSO दोस्तों क्या करता है? तो जारी करती है दोस्तों। ठीक है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए इनमें से कौन सी संस्था? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है ये औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है।
ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने 35 नंबर सवाल। 35 आपके सामने कह रहा है कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था। या देखिएगा तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2013-2014। ठीक है, भारत के बजट में किस वर्ष 2013-14 में वस्तु लेन देन पर सीटीटी या वस्तु प्रस्तुत किया गया था, यानी 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है कि शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, ये शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 में शुरुआत हुआ दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ, अर्जुन पुरस्कार दोस्तों याद रखिएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरुआत हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ, 1991-1992 में। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये 1991-92 में शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल कि आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। ठीक है, आकाशदीप जो पुस्तक के लेखक है वो जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जो है आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों 38 नंबर सवाल आपके सामने है। 38 देखिएगा क्या कर रहा है। 38 नंबर सवाल है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 38 का ऑप्शन वही हो जाए दोस्तों, रुड़की। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र जो स्थित है कहाँ स्थित है दोस्तों, रुड़की में स्थित है। अगर बात करेंगे दोस्तों कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, तो पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जो है ये देहरादून में स्थित, कहाँ स्थित है, देहरादून। याद करिएगा। अगर बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 39 नंबर कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1931 में। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी, 1931 में प्रदर्शित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा 40 नंबर सवाल देखिए। 40 नंबर सवाल कहा है आपके सामने कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर बात है दोस्तों, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों 13,72,000 यानी कि 13 करोड़। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 13 करोड़। ठीक है, 13,07,25,310। ठीक है, याद रखिएगा 13,07,25,310 जो है दोस्तों क्या है, ये बिहार की कुल जनसंख्या है दोस्तों, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 41 नंबर सवाल आपके सामने है। 41 है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है दोस्तों। याद रखिएगा। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, याद रखिएगा नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु चुना गया है, नरगिस मोहम्मदी। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों 42 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 42 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, WEF संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा, तो WEF संस्था द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1944 में हुआ था वर्ल्ड बैंक का स्थापना। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा। तो 43 का ऑप्शन वही हो जाएगा, भारत मालदीव के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, एकता सैन्य अभ्यास जो है 2023 किन दो देशों के मध्य, तो भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया गया। मालदीव राजधानी माले दोस्तों, याद रखिएगा। श्रीलंका राजधानी से जयवर्धने पूरे कोटे होता है। ठीक है, जापान का टोक्यो और इंडोनेशिया का जकार्ता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों 44 नंबर सवाल। 44 है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है दोस्तों। याद रखिएगा। तो 44 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ग्रो फूड नॉट टबैको। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रो फूड नॉट टबैको ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों 45 नंबर सवाल देखिए। 45 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है। 45 का ऑप्शन नंबर दोस्तों याद रखिएगा बी हो जाएगा, कबड्डी से है। ठीक है,
यानी अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? कबड्डी। यानी कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं दोस्तों? याद रखिए 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। यानी 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर सवाल कि 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, तो 46 का ऑप्शन नंबर याद रखिए दोस्तों बी हो जाएगा, ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ठीक है। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगर बात दोस्तों G20 का स्थापना कब हुआ था? ये 1999 में हुआ था, ठीक है। 1999 में G20 का स्थापना हुआ, जिसमें कितने कंट्री है दोस्तों? इसको G20 को ग्रुप ऑफ 20 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का क्या है दोस्तों? ये 20 देशों का एक संगठन है, ठीक है। इसमें भारत भी शामिल है दोस्तों। कौन शामिल है? भारत, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए 47 नंबर सवाल आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो 47 का ऑप्शन ये हो जाएगा, आरियाना सबालेंका ने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरियाना सबालेंका ने जीता है। अब देखिएगा 48 नंबर सवाल। 48 आपके सामने कह रहा है कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा के द्वारा किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड का हेमंत सोरेन, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत ओडिशा की दोस्तों। ओडिशा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है। ओडिशा का पुराना नाम क्या है? कलिंग दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 49 नंबर सवाल। 49 आपके सामने है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मिस्र बना है। कौन बना है? मिस्र। यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? मिस्र। की राजधानी क्या होता है? काहिरा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल दोस्तों। यूएई का अबू धाबी। ईरान का तेहरान, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है दोस्तों? मिस्र। याद रखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संघाई चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? संघाई चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 50 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है? 50 है कि NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, GSLV F12, ठीक है। यानी NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV F12 के द्वारा। यानी 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 51 नंबर सवाल कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? याद रखिएगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए सोडियम का है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। यानी बोरेक्स जो है किस धातु का अयस्क है? सोडियम का दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे कि बोरेक्स जो है किस धातु का अयस्क है? सोडियम का। यानी सोडियम का संकेत क्या होता है दोस्तों? Na से होता है, ठीक है। Na होता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों। याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। सोडियम का अयस्क और कौन कौन सा है दोस्तों? तो सोडियम का अयस्क है बोरेक्स, ठीक है। याद रखिएगा। चिली साल्टपेटर क्या दोस्तों? ये सब क्या है? ये सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बोरेक्स का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O, ठीक है। क्या होता है? Na2B4O7 10H2O। ये सोडियम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 52 नंबर सवाल देखिए। 52 नंबर सवाल कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उसके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। तो 52 का ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? जेम्स थॉमसन ने किया दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन खोज किया था। रदरफोर्ड गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया दोस्तों। इलेक्ट्रॉन खोज कब किया गया था? 1897 में इलेक्ट्रॉन खोज किया गया था दोस्तों, ठीक है। किसने किया था? जेम्स चैडविक दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है दोस्तों। कौन सा आवेश? ऋण आवेश, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला दोस्तों आपके सामने 53 नंबर सवाल। 53 है कि सनयता का गुण पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा। यानी सनयता का जो गुण पाया जाता है ये द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए 54 नंबर, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। तो 54 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, 20 से 120 दिन तक होता है, ठीक है। 20 से 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल दोस्तों। याद रखिएगा। आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। इसकी जो मृत्यु हो जाती है पलीहा में होती है, ठीक है। याद रखिएगा। पलीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। और आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? पलीहा में हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 है कि ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 55 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा,
पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कार्य करते हैं पास्कल सिद्धांत के अनुसार। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 56 नंबर सवाल देखिएगा। 56 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान। संवेग क्या है, सदिश राशि है। वेग दोस्तों सदिश राशि है। कोणीय वेग संवेग ये भी सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है दोस्तों, ये अदिश राशि है। अब देखिए 57 नंबर कि निम्न में से किसके कारण पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है दोस्तों, तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिक्रमण के कारण। ठीक है, यानी किसके कारण, तो परिक्रमण के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए मतलब देखिए 58 नंबर सवाल दोस्तों, इसको क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। ठीक है, 58 है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है दोस्तों, मिलाना है। जी मार्कोनी ने रेडियो खोज किया था दोस्तों। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन खोज किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के खोज किए थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका खोज किए थे, ग्रामोफोन का। ठीक है, इसको देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल है दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, ठीक है, याद रखिएगा कि क्या होता है, हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 59 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 60 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 60 नंबर सवाल कहा है आपके सामने, देखिएगा 60 नंबर सवाल कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तो आभासी एवं सीधा बनेगा दोस्तों, 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों 61 नंबर सवाल देखिएगा। 61 नंबर सवाल कह रहा है कि परिपथ में धारा है, याद रखिए दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 61 का जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए हो जाएगा 1.a एम्पियर। ठीक है, याद रखिएगा विद्युत धारा का समात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है दोस्तों विद्युत धारा का समात्रक। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा 62 नंबर सवाल। 62 आपके सामने है कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन क्या है दोस्तों, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कालिख के रूप में कार्बन। ठीक है दोस्तों। ठीक है, यानी 62 का ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अगला देखिएगा 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, इसकी प्रकृति है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए क्षारीय है दोस्तों, क्या है, इसकी जो प्रकृति कैसी है, क्षारीय। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 64 नंबर क्या कह रहा है, 64 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, समानता धातुएं तन्य होती है, सभी धातु तन्य है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा सभी धातुएं तन्य होती है दोस्तों, ये भी गलत है। कुछ धातु तन्य है दोस्तों, ये गलत है। समानता धातुएं तन्य होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। ठीक है, तो देखिए 65 नंबर सवाल 65 है कि कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेक्टिका। ठीक है, वैक्यूल जो है क्या दोस्तों, कोशिका का कौन सा भाग, तो रेतिका जो है ये क्या है, निर्जीव है, यानी 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला सा देखिएगा 66 नंबर देखिए। 66 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नाभिक को। किसको, नाभिक को कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने। अगला आपके सामने दोस्तों 67 नंबर सवाल। 67 नंबर सवाल है कि धमनी और सीरा में रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, क्या होता है, 67 का ऑप्शन नंबर सी, सीरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है दोस्तों। ठीक है, यानी धमनी और सीरा में रक्त का जो पीएच मान कितना होता है, सीरा में क्या होता है, अधिक होता है और धमनी में कम होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा क्या है दोस्तों, सी हॉर्स जो है ये वास्तविक रूप से मछली है। स्टार फिश दोस्तों ये मछली नहीं है। जेली फिश दोस्तों मछली नहीं है। डॉग फिश भी दोस्तों मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा क्या है दोस्तों, ये मछली है, वास्तविक रूप से मछली है। ठीक है, अगला देखिएगा 69 नंबर सवाल 69 है आपके सामने कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, बरा
मैकली-टांक, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो बारबरा मैकली-टाक, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा, 70 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है आपके सामने? 70 नंबर सवाल देखिएगा, कुछ कह रहा है। 70 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार सही क्रम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कैल्शियम दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके सामने। अगला सवाल देखिएगा, 71 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सिन। फल पकाने वाला दोस्तों ये गलत है, ठीक है। फल पकाने वाला क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? एसिटिलीन, ठीक है। जिब्रेलिन्स दोस्तों, बौने पौधे की लंबाई वृद्धि करना, ये सही है दोस्तों। साइटोकाइनिन दोस्तों, कोशिका विभाजन दोस्तों, ये भी सही है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोग, ये भी सही है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है? ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 72 नंबर सवाल कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज में शामिल है, क्या शामिल है? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन या ऊर्जा की मुक्ति शामिल है। रासायनिक परिवर्तन में शामिल है अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति, यानी 72 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि जंग एक मिश्रण है, रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, किसका हो जाएगा? 73 का ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3 और FeOH के सफिक्स 3, यानी 73 का ऑप्शन नंबर सी। जंग एक मिश्रण है, Fe2O3 और FeOH3 के सफिक्स 3, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 74 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। 74 नंबर सवाल के सामने है कि स्मॉग किसका उदाहरण है दोस्तों? याद रखिएगा। तो स्मॉग जो उदाहरण है ये हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी का, ठीक है। स्मॉग उदाहरण किसका? हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी का स्मॉग क्या है? उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, लास्ट सवाल 75 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है दोस्तों? तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, समुद्री जल, ठीक है। समुद्री जल क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। 75 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमने एरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कवर कर लिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।